आज की कहानी डॉक्टर का तलाक। इसे सैमुअल योसेफ एग्नोन ने लिखा है। इजरायली कथाकार सैमुअल योसेफ एग्नोन का जन्म 1888 1888 में हुआ। ये हिब्रू के श्रेष्ठतम लेखक माने जाते हैं। इनकी कहानियों में यहूदी जीवन की लगभग सभी पहलू दिखाई पड़ते हैं और इनका निधन 1970 1970 में हुआ। डॉक्टर का तलाक। जब मैंने अस्पताल में प्रवेश किया, मैंने यहाँ एक गोरी और सुनहरे बालों वाली नर्स को देखा जिसे रोगी और स्टाफ सभी प्यार करते थे। मरीज उसकी पदचाप सुनते ही अपने बिछौनों से उठ जाते और अपने हाथ उस छोटे बच्चे की तरह फैलाते जो अपनी माँ की तरफ हाथ फैलाता है और कहते, नर्स नर्स मेरे पास आओ। यहाँ तक कि सबसे चिड़चिड़े लोग भी, जिन्हें दुनिया की हर चीज़ से नफरत होती है, उसके चेहरे की मुस्कान और उसके मृदुल स्वभाव के आगे झुक जाते और वह जो कुछ कहती करने को तैयार रहते। इस मुस्कान के अतिरिक्त विशेष थी उसकी नीली आंखें। वह जिस किसी की तरफ देखती, वह अपने को दुनिया का महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगता। जिस क्षण उसकी नज़रें मुझ पर ठहरी, मैं भी दूसरे लोगों की तरह हो गया। निसंदेह उसके दिल में मेरे लिए कोई खास इरादे न थे, मेरे लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं। उसकी साथी नर्सें भी उसे खूब चाहती थी। उनकी मेट्रेन 40 वर्ष की प्रौढ़ महिला थी, एकदम फीकी और सिरके की तरह तीखी, जिसे काली कॉफ़ी, नमकीन केक और अपने छोटे कुत्ते को छोड़कर डॉक्टर, रोगी, नर्स सबसे चिढ़ थी। वह भी इस नर्स को खूब चाहती थी। कहने की जरूरत नहीं कि मेरे साथी डॉक्टर जो भी इस नर्स के साथ काम करते, अपने भाग्य को सराहते थे। मैं भी इस लड़की में रुचि लेने लगा, वह भी मुझ में रुचि लेने लगी। एक दोपहर को जब मैं डाइनिंग हॉल से बाहर निकला तो डायना के कमरे की ओर बढ़ गया और पूछा, क्या तुम व्यस्त हो? नहीं, मैं फुर्सत में हूँ, आज मेरा ऑफ है। क्या मैं तुम्हें कुछ सलाह दूँ? हाँ डॉक्टर, मेहरबानी होगी, पर मैं तुम्हें तभी सलाह दूंगा जब मुझे कुछ मेहनताना मिलेगा। उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। मैंने कहा, चलो हम लोग ओपेरा चलें, मगर जल्दी मगर जल्दी निकलो तो कॉफ़ी हाउस होते हुए चलें। मंजूर। उसे हंसते हुए सिर हिलाकर सहमति दे दी तो मैंने कहा, अच्छा, मैं अपना काम निपटाकर जल्दी ही आऊँगा। फिर वह अपने कमरे में चली गई और मैं अपनी ड्यूटी पर। कुछ समय बाद जब मैं उसे लेने पहुंचा तो उसने कपड़े बदल लिए थे। उसका आकर्षण दोगुना हो गया था। हम बस स्टॉप की तरफ बढ़े। 2-3 बसें छोड़ने पर हमें जगह मिल गई। वह बस एक पार्क के सामने जाकर रुकी। हमने सड़क पार की। एकाएक मैंने अपनी बाहें फैला दी और कहा, चलो हम अस्पताल की और दुनिया की बातें भूल जाएं और कुछ मधुर बातें करें। बाग में बच्चे खेल रहे थे। हमें देखकर वे आपस में फुसफुस करने लगे। मैंने डायना से पूछा, जानती हो, ये बच्चे हमारे बारे में बात कर रहे हैं। शायद, डायना बोली। तुम्हें मालूम है ये क्या बोल रहे हैं? ये बच्चे बात कर रहे हैं कि तुम और मैं दुल्हा दुल्हन हैं। उसका चेहरा लाल हो गया। वह बोली, शायद। जो तुम्हारा जो तो तुम्हारा मतलब है तुम्हें इस बात पर आपत्ति नहीं? मैं क्यों परवाह करूं? वह हंसी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, दूसरा हाथ भी दो। मैंने उसके दोनों हाथ चूमे और उसके मुख की ओर देखने लगा। उसका मुख और लाल हो गया। हमारी सगाई के बाद का समय मेरे लिए सबसे अच्छा था। अब मैं समझने लगा कवि क्यों प्रेम काव्य लिखा करते हैं। फिर भी न जाने क्यों उसकी आंखों में एक काली छाया थी जो कभी कभी उस बादल की तरह गहरी हो जाती थी जो फूटना ही चाहता हो। एक बार मैंने उससे इस उदासी का कारण पूछा। उसने बिना उत्तर दिए अपनी आंखें मुझ पर टिका दी। मैंने फिर से अपना प्रश्न दोहराया तो उसने मेरे गले में बाहें डालते हुए कहा, तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए कितने कीमती हो और मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। और एक मुस्कुराहट उसके उदास होठों पर फैल गई। मैंने अपने आप से पूछा, अगर वह मुझसे प्यार करती है तो उसकी उदासी का क्या कारण है?
शायद उसका परिवार गरीब हो, लेकिन वह तो कहती थी कि वे लोग रईस हैं। शायद उसने किसी और से शादी का वादा किया हो, पर वह तो कहती थी ऐसी बात नहीं है। मैंने बार बार पूछना चाहा, पर वह मुझे और प्यार जताती रही और खामोश रही। लेकिन उसके प्यार में उदासीनता का स्पर्श पाकर, जिसने मेरी खुशी में विष की एक बूंद घोल दी थी, मैं बार बार सवाल पूछकर उसे तंग करता रहा। उसने भी उत्तर देने का वचन दिया, पर हर बार वह बहाने बनाती रही। फिर एक बार उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, डार्लिंग, हम दोनों खुश रहें और ऐसा कुछ न करें जिससे हमारी खुशियां खत्म हो। और उसने एक ऐसी आह भरी जिसे सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने इस आह का राज पूछा तो वह बोली, डार्लिंग, मेहरबानी करके और कुछ न पूछो। एक दोपहर को मैं उसके कमरे में गया। वह नई ड्रेस सी रही थी। उसने कमरे उसने कपड़े का किनारा पकड़ा और आंखें उसकी ओर उठाई। उसने सीधे मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मेरी दोस्ती किसी और के साथ थी। एक तरह की ठंडी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई और मैं अंदर से कमज़ोर हो गया। मैं चुपचाप बैठ गया। फिर भी उसके हाथ पहले ज... फिर भी मैं उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार करता रहा। सच पूछो तो उस क्षण भी वह मेरी नज़रों में गिरी नहीं और सदा की तरह मुझे प्रिय लगी। जब वह भी यह बात समझ गई तो फिर एक मुस्कान उसके होठों पर आई, पर आंखों में अब भी एक तरह का पर्दा था और वह उस इंसान की तरह थी जो एक अंधेरे से निकलकर दूसरे अंधेरे में जा रहा हो। मैंने उससे पूछा, वह कौन था जो बिना शादी किए तुम्हें छोड़कर चला गया? डायना, तुम्हारे प्रति मेरे दिल में कोई बुरे ख्याल नहीं है, सिर्फ कुतूहल ही मेरे पूछने को विवश कर रहा है। जोर देने पर उसने मुझे उसका नाम बताया। मैंने कहा, डायना, मुझे आश्चर्य होता है कि दफ्तर के एक मामूली क्लर्क ने तुम्हारे पांव इस तरह डगमगा दिए और फिर तुम्हें छोड़कर वह चला गया। इससे पता चलता है कि वह अच्छा आदमी नहीं था। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और खामोश हो गई। उस दिन के बाद से मैंने कभी अतीत की याद नहीं दिलाई। मैंने भी उस बात को दिमाग से निकाल देने की कोशिश की और इस प्रकार हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हम लोग अपने हनीमून के लिए एक गांव गए। निस्संदेह रास्ते में झरने थे, पहाड़ थे, घाटियां थी। उन्हें तो मैं भूल गया, लेकिन एक बात याद रही जो हमारी पहली रात को हुई। जिस होटल में हम लोगों ने रिजर्वेशन किया था वह बगीचे के मध्य में था और उसके आजू बाजू पहाड़ और झरने थे। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो मेरी पत्नी की नज़रें गुलाब के उन लाल फूलों पर टिक गई जो वहां सजाए गए थे। मैंने हंसते हुए कहा, कौन है वह भला मानस जिसने हमें इतने सुंदर फूल भेजे हैं? कौन है वह? मेरी पत्नी बड़े आश्चर्य से बोली। मैंने कहा, मैं इन फूलों को बाजू में रख देता हूँ क्योंकि इनकी खुशबू हमें सोने न देगी। वह फूलों को सूंघना भूल गई। मैंने उसके गालों को चूमते हुए कहा, डायना, अब हम लोग अकेले हैं। वह खड़ी हुई और बड़ी सावधानी के साथ अपने कपड़े उतारे और अपने बालों को संवारते संवारते बैठ गई और उसने अपने सर को टेबल पर झुका लिया। मैंने देखा कि अब वह एक पैम्फलेट पढ़ रही थी जिस पर लिखा था, हर घड़ी अपने स्वामी का इंतजार करो कि वह आए। मैंने उसकी ठोडी अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें इंतजार नहीं करना है, तुम्हारा स्वामी पहले ही आ चुका है। और मैंने उसके हाथ से लेकर पैम्फलेट बाजू में रख दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और लैंप की बत्ती धीमी कर दी। उस क्षण फूलों ने अपनी सारी सुगंध हमें दे दी और एक तरह की मधुर स्थिरता ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। एकाएक मुझे अपने बाजू वाले कमरे से पदचाप सुनाई दी। मैंने उस आवाज़ को अपने दिमाग से निकाल देने की कोशिश की। मैंने अपनी पत्नी को अपनी ओर खींचा और अत्यंत प्रेम के साथ उसका आलिंगन किया, क्योंकि मैं जानता था कि यह संपूर्ण मेरी थी। लेकिन अब भी वे पदचापें समान गति से आगे पीछे चल रही थी। उन पैरों की आवाज़ ने मुझे भ्रम में डाल दिया। अब एक अजीब सा ख्याल मेरे दिमाग में आया
कि यह वही क्लर्क है जिसे मेरी पत्नी शादी से पहले जानती थी। इस ख्याल से मेरा दिमाग घृणा से भर गया। इस भय से कि कहीं मैं गाली न दे दूं, मैंने अपने होठ चबा लिए। मेरी पत्नी ने यह देख लिया, बोली, डार्लिंग क्या हुआ? मुझे लगता है तुम किसी बात से विचलित हो गए हो। बार बार पूछने पर मैंने उसे अपने मन की बात बता दी। वह सिसकने लगी। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपने आंसू पीते हुए जवाब दिया, सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दो और दुनिया से कह दो कि मैं कितनी बुरी हूं। मैं उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उस दिन के बाद में वह व्यक्ति मेरे दिमाग से कभी न निकला। मैं उससे बात करता तो उसका नाम जरूर लेता। मुझे उन लाल गुलाब के फूलों की याद आती। अब मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी ने उस दिन फूलों को क्यों नहीं सूंघा था। जब मैं अपनी पत्नी के साथ खुश होने की कोशिश करता, मुझे उसी व्यक्ति की याद आ जाती जिसने मेरी खुशियां छीन ली थी और मैं निराश हो जाता। मैं जानना चाहता था कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था जिसने एक अच्छे घर की लड़की को आकर्षित किया था। मैं उसकी किताबों में ढूंढने लगा, कहीं उसका कोई पत्र मिल जाए, किंतु ना मिला। जब मैंने प्रेम कहानियों को पढ़ना शुरू किया जिससे कि मैं नारी और उसके प्रेमियों के स्वभाव को समझ सकूं, पर उन प्रेम उपन्यासों ने मुझे थका दिया। विवाह के दूसरे वर्ष भी कोई शांति न मिली। मनस्ताप से वह बीमार पड़ गई। मैंने उसे दवाओं से ठीक किया। मैं उससे कहा करता, इन सब बीमारियों की जड़ वही आदमी है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। इस वक्त वह दूसरी औरतों के साथ खेल रहा होगा, पर मेरे नसीब में उसने एक बीमार औरत छोड़ दी है। एक दिन जब शाम को हम चाय पीने बैठे तो मैं एकाएक बोल उठा, कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। उसने सिर हिलाया और बोली, हाँ, मैं भी कुछ सोच रही हूँ। तो बताओ, तुम्हारे दिल में क्या छिपा है? वह बोली, तलाक। उसने उदास निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने पूछा, क्या तुम सहमत हो? वह बोली, मैं चाहूँ या न चाहूँ, मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे तुम्हें शांति मिल सके, भले ही वह तलाक क्यों ना हो। डायना सच ही कहती थी कि नसीब में जो लिखा है वही होता है। इस प्रकार हम बाहरी रूप में तो एक दूसरे से अलग हो गए, परंतु उसके होठों की हंसी अब तक मेरे हृदय में कैद है। उसकी नीली आंखें जब तक मुझे दिखाई देती हैं। कभी कभी मैं रात को उन रोगियों की तरह उठकर बैठ जाता हूँ और अपने दोनों हाथ फैलाकर कहता हूँ, नर्स नर्स, मेरे पास आओ। थैंक यू।